हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट के ऊपर। आप सब अच्छे होंगे और रीड लेवल फर्स्ट 2022 की तैयारी आपकी अच्छे से चल रही होगी। हम पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने यूनिट 1 का जो है पहला टॉपिक परिवार पढ़ा था और आज हम दूसरा टॉपिक जो है सामाजिक बुराइयों के बारे में जो है वो अध्ययन करेंगे। उम्मीद है कि आपको पहला टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम सामाजिक बुराई के बारे में पढ़ते हैं। सामाजिक बुराई का क्या अर्थ होता है? समाज के लोगों के द्वारा समाज के विरुद्ध किया गया कार्य सामाजिक बुराई कहलाती है। यानी जो समाज के लोग जो भी समाज के विरुद्ध जो भी कार्य करते हैं उसको सामाजिक बुराई कहते हैं। सामाजिक बुराइयों की बात करें तो इसमें बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 को बना था। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, दहेज प्रथा, दहेज निषेध अधिनियम 1961, चोरी आईपीसी की धारा 378 से 462, धूम्रपान निषेध अधिनियम 2008 को आया था। तो बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 को आया था और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को आया था। दहेज प्रथा निषेध अधिनियम 1961 को आया था और चोरी इंडियन पेनल कोड की धारा जो है वो 378 से लेकर के जो है वो 462। धूम्रपान या नशाखोरी धूम्रपान निषेध अधिनियम 2008 को आया था। बाल श्रम की अगर हम बात करें तो बाल श्रम का सबसे पहले हम अर्थ देखते हैं। बाल श्रम जो है वो सरकार के द्वारा निर्धारित आयु से कम आयु के बच्चों से जो है वो कार्य करवाना बाल श्रम कहलाता है। आयु की अगर हम बात करें बाल श्रम यानी जो सरकार के द्वारा जो भी निर्धारित आयु की जाती है उससे अगर कम आयु के बच्चों से अगर हम कार्य करवाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? बाल श्रम कहते हैं। बाल श्रम की आयु की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 24 के तहत। अनुच्छेद 24 के तहत जो है वो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है बाल श्रमिक माना जाता है। कारखाना अधिनियम 1948 इसके तहत जो है 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो है बाल श्रमिक कहलाते हैं। और खान अधिनियम जो कि 1952 को आया था, इसके तहत 18 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे होते हैं वो बाल श्रमिक कहलाते हैं। तो बाल श्रम की अलग अलग जो है वो अधिनियम्स के तहत अलग अलग आयु बताई गई है। अनुच्छेद 24 के तहत जो है वो 14 वर्ष बताई गई है। कारखाना अधिनियम 1948 के तहत 15 वर्ष, खान अधिनियम 1952 के तहत 18 वर्ष। बाल श्रम के कारणों की बात करें तो जनसंख्या में वृद्धि, यानी सबसे पहला जो कारण है वो जनसंख्या में वृद्धि माना जाता है बाल श्रम। उसके बाद में निर्धनता या बेरोजगारी का होना, यानी निर्धनता या बेरोजगारी का होना भी बाल श्रम का एक प्रमुख कारण माना जाता है। माता पिता के द्वारा बच्चों के विद्यालय नहीं भेजना, यानी माता पिता के द्वारा बच्चों को विद्यालय नहीं भेजना भी बाल श्रम का कारण माना जाता है। सस्ता श्रम, यानी सस्ता श्रम भी जो है एक प्रकार के से बाल श्रम का जो है वो कारण माना जाता है, क्योंकि सस्ते श्रमिक जो है बच्चे जो है वो सस्ते आसानी से मिल जाते हैं और उनका शोषण भी आसानी से किया जा सकता है। बड़ों की अपेक्षा बच्चों का शोषण आसानी से किया जा सकता है। और निरक्षरता भी जो है वो बाल श्रम का एक प्रमुख कारण माना जाता है। ठीक है, तो बाल श्रम के कारणों के बाद में हम पढ़ेंगे बाल श्रम के दुष्परिणाम, यानी अगर बाल श्रम हम बच्चों से करवाते हैं तो बाल श्रम के दुष्परिणाम क्या होते हैं, इसके बारे में अगर हम देखें तो बाल श्रम के दुष्परिणाम बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। यानी बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। शिक्षा का स्तर निम्न हो जाता है, यानी अगर हम बच्चों से बाल श्रम करवाएंगे तो शिक्षा का जो है वो स्तर निम्न हो जाएगा और वयस्कों हेतु रोजगार के अवसरों में कमी आ जाएगी। यानी अगर बच्चे जो है वो बाल श्रम करेंगे तो वयस्कों को जो है वो रोजगार के अवसर कम मिलेंगे। आगे अगर हम बात करें तो बाल श्रम उन्मूलन या इसके कम करने के लिए जो है वो कौन कौन से उपाय जो है अपनाए गए थे। बाल श्रम को कम करने के लिए जो है
वो अलग अलग जो है उपाय अपनाए गए थे। इसके अंदर अगर हम बात करें अनुच्छेद 14 के तहत, यानी अनुच्छेद 14 के तहत जो है अनुच्छेद 14 के अनुच्छेद 24 के तहत, अनुच्छेद 24 के वैधानिक यानी संवैधानिक प्रावधानों की बात करते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अंदर जो है वो अनुच्छेद 24 के तहत जो है वो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है वो कार्य करवाना निषेध है। यानी 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे से जो है हम कार्य नहीं करवा सकते हैं। और अनुच्छेद 21A के तहत जो है वो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। यानी अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 21A के अंदर जो है ये साफ साफ लिखा गया है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को हमें जो है वो अनिवार्य रूप से जो है वो निःशुल्क शिक्षा का जो है वो अधिकार उनको प्रदान किया गया है। और अनुच्छेद 39E किसी भी पुरुष और महिला को जो है वो किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा जो उनकी आयु के अनुसार न हो। यानी किसी भी पुरुष या महिला को जो है वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करवाया जाएगा जो उनकी आयु के अनुसार जो है न हो। अनुच्छेद 39 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 39E जो है वो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। उसके बाद में संवैधानिक प्रावधान हम देख चुके हैं, उसके बाद में हम कानूनी प्रावधान देखते हैं। कानूनी प्रावधानों की अगर हम बात करें तो कानूनी प्रावधानों में जो है 1979 में, यानी 1979 के तहत 1979 में जो है गुरुपत स्वामी समिति बनाई गई थी और इसकी सिफारिश से जो है सन 1986 में बाल श्रम निषेध अधिनियम बनाया गया था। और इसके उल्लंघन करने पर 3 माह से लेकर 1 वर्ष की सज़ा दी जाएगी तथा 2016 में यह सज़ा 6 माह से लेकर जो है 2 वर्ष के लिए की गई थी। कानूनी प्रावधान कब बनाया गया था? 1979 को बनाया गया था, गुरुपत स्वामी समिति के तहत बनाया गया था। और जो 1986 को बाल श्रम निषेध अधिनियम बना था उसके तहत जो है वो बच्चे के जो उल्लंघन करेगा, यानी अगर कोई भी बाल श्रम करवाएगा और अगर इस कानून का उल्लंघन करेगा तो 3 माह से लेकर जो है 1 वर्ष की सज़ा दी जाएगी। अन्यथा 2016 के तहत इसके अंदर कुछ परिवर्तन कर दिया गया था। 2016 के अंदर जो है 6 माह से लेकर जो है 2 वर्ष तक की जो है सज़ा कर दी गई थी। उसके बाद में सरकारी नीतियों की बात करते हैं तो सरकारी नीतियां जो है 14 अगस्त 1987 में 14 अगस्त 1987 में जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा बाल श्रम निषेध नीति 1987 बनाई गई थी। यानी 14 अगस्त 1987 को जो है वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा जो है वो बाल श्रम निषेध जो है वो नीति 1987 बनाई गई थी। उसके बाद में जो है वो बाल श्रम के लिए अलग अलग जो है वो स्तर के ऊपर जो है संस्थाएं भी कार्य करती है। जैसे विश्व स्तर के ऊपर जो है वो संस्था अलग कार्य करती है, राष्ट्र स्तर के ऊपर अलग कार्य करती है और राज्य स्तर के ऊपर जो है वो अलग से कार्य करती है। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर विश्व स्तर के ऊपर, तो विश्व स्तर के ऊपर जो है यूनिसेफ, यानी यूनिसेफ एक संस्था है जो विश्व स्तर के ऊपर जो है वो कार्य करती है। यूनिसेफ की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, यानी यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड जो है इसके ऊपर जो है वो कार्य करता है। और जो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना जो है 11 दिसंबर 1986 को 11 दिसंबर 1886 को हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना जो है 11 दिसंबर 1986 को जो है यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये थोड़ा सा जो है दिखाई नहीं दे रहा है। 1900 जो है वो 86 को जो है यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यूनिसेफ की स्थापना जो है वो 11 दिसंबर 1986 को यूनिसेफ की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और 1949 को, यानी 1949 को जो है भारत इसका सदस्य बना था राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। यानी विश्व स्तर के बाद में जो हम देखते हैं राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है वो अलग अलग जो है संस्थाएं कार्य करती हैं। और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो संस्थाएं कार्य करती है राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण, यानी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है वो सबसे पहले संस्था गठन हुआ था राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन, जो कि 26 सितंबर
यहाँ पर 1994 है, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है शायद दोस्तों, ये 1994 है। राष्ट्रीय उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना जो है वो 1994 को हुई थी। ठीक है, तो राष्ट्रीय उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1994 को की गई थी। और राष्ट्रीय उन्मूलन प्राधिकरण का जो है वो मुख्यालय कहाँ पर है? ये नई दिल्ली के अंदर है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन जो है वो 5 मार्च 2007 को किया गया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन जो है वो 5 मार्च 2007 को किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं, यानी टोटल जो है वो 7 इसके अंदर जो है वो सदस्य शामिल होते हैं। इसमें एक तो अध्यक्ष होता है और 6 अन्य सदस्य जो है होते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तहत इसकी स्थापना जो है 5 मार्च 2007 को हुई थी। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का जो क्वेश्चन है वो 2017 रीट के अंदर जो है वो आया हुआ है। उसके बाद में राज्य स्तर के ऊपर जो है जिन संस्थाओं का गठन हुआ था उसके बारे में हम देखते हैं। राज्य स्तर के ऊपर कौन कौन सी संस्थाओं का गठन किया गया था? तो राज्य स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग, यानी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी था एक बाल अधिकार संरक्षण आयोग, और राज्य स्तर के ऊपर भी जो है बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन जो है वो 23 फरवरी 2010 को हुआ था। राज्य स्तर के ऊपर जो है वो बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन जो है वो 23 फरवरी 2010 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट इस बार रीट से, मतलब इस बार रीट के हिसाब से लग रहा है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। अच्छा दोस्तों, ठीक है, तो हमने अध्ययन जो है वो किया है सामाजिक बुराई के अंदर, हमने बाल श्रम को पढ़ा है। और बाल श्रम के बाद में अब हम जो है वो बाल विवाह के बारे में पढ़ते हैं। बाल विवाह के ऊपर आए तो बाल विवाह का सबसे पहले अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। बाल विवाह का अर्थ सरकार के द्वारा निर्धारित विवाह योग्य न्यूनतम आयु से कम आयु में विवाह किया जाना बाल विवाह कहलाता है। यानी जो सरकार जो भी आयु निर्धारित करती है उससे अगर हम कम आयु के अंदर अगर विवाह करवाते हैं, यानी जो सरकार जो निर्धारित करती है आयु से अगर कम आयु के अंदर हम बच्चों का विवाह करवाते हैं तो वो बाल विवाह कहलाता है। और वर्तमान में विवाह योग्य न्यूनतम आयु, यानी वर्तमान के अंदर जो है विवाह योग्य जो न्यूनतम आयु है वो लड़के की 21 वर्ष मानी गई है। यानी लड़के की 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष जो है वो विवाह योग्य न्यूनतम आयु जो है वो मानी गई है। ठीक है, तो लड़कों की जो है 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष मानी गई है बाल विवाह के कारण। तो बाल विवाह होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो बाल विवाह होने के कई प्रकार के जो है वो कारण हम देख सकते हैं। जैसे बाल विवाह होने के कई कारण हो सकते हैं। माता पिता द्वारा बेटियों की शादी को बोझ समझना, यानी माता पिता के द्वारा बेटियों की शादी को बोझ समझना भी बाल विवाह का प्रमुख कारण माना जा सकता है। शिक्षा का अभाव, यानी शिक्षा का अभाव एक सबसे बड़ा जो है वो बाल विवाह का कारण माना जाता है, क्योंकि शिक्षा के अभाव के अंदर जो है वो पता नहीं होता है और वे कम उम्र में ही जो है वो लड़कियों की शादी कर दी जाती है। परिवारों की आर्थिक स्थिति का निम्न होना, परिवारों की आर्थिक स्थिति भी जो है वो बाल विवाह का एक प्रमुख कारण है। रूढ़िवादी परंपराओं का होना, यानी कई प्रकार की रूढ़िवादी परंपराएं जो प्रचलित होती है जिसके कारण जो है बाल विवाह करवा दिए जाते हैं। बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक न होना, और बाल विवाह के जो भी दुष्परिणाम होते हैं उनके प्रति लोगों की जागरूकता कम है, इसलिए बाल विवाह हो जाते हैं। आगे अगर हम बात करें बाल विवाह के दुष्परिणाम, तो बाल विवाह के कारण हो गए, अब बाल विवाह के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? तो बाल विवाह के दुष्परिणामों की अगर हम बात करें तो बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास न होना, यानी बाल विवाह करवा देने से जो है बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो नहीं हो पाता है। शिक्षा से वंचित रह जाना, यानी बाल विवाह करवा देने से जो है बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं क्योंकि वे घर गृहस्थी के अंदर जो है पड़ जाते हैं। लड़कियों का स्वास्थ्य ठीक न रहना, यानी कम उम्र में विवाह कर देने से लड़कियों का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है।
बाल विवाह के पश्चात उन्नत होने वाली संतानों का अस्वस्थ होना, यानी उत्पन्न होने वाली यानी बाल विवाह के पश्चात जो भी संतानें उत्पन्न होती है उनका अस्वस्थ होना, क्योंकि कम उम्र के अंदर जो है विवाह करवा दिया जाता है, जबकि वो मतलब प्रेफरेंट नहीं होते हैं, फिर भी उनका विवाह करवा दिया जाता है। तो फिर वो जो संतानें होगी उसके बाद में, तो वो जो है अस्वस्थ होगी। सर्वश्रेष्ठ परिवार का निर्माण न होना, यानी बाल विवाह होने से एक सर्वश्रेष्ठ परिवार का जो है निर्माण नहीं होता है। जनसंख्या में वृद्धि होना, क्योंकि कम उम्र में विवाह होने से जो है वो हमारी जो जनसंख्या के अंदर भी जो है वृद्धि होती है। बाल विवाह निवारण के सरकारी उपाय, यानी बाल विवाह निवारण के जो है वो सरकारी उपायों के बारे में हम देखते हैं। कई प्रकार के जो है उपाय बनाए गए थे। शारदा एक्ट, शारदा एक्ट कब आया था? 1829 को आया था। शारदा एक्ट 1829 को हरविलास शारदा, जो कि अजमेर से थे, हरविलास शारदा कहाँ के थे? ये अजमेर के थे। और 1829 हरविलास शारदा ने जो है 1 अप्रैल 1930 को बनाया गया। इसमें 3 जो है वो संशोधन हुए थे। यानी जो शारदा एक्ट लेकर कब आए थे? हरविलास शारदा जो अजमेर से संबंधित थे, ये लेकर आए थे 1829 को। और इनका जो शारदा एक्ट लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 1930 को हुआ था। और इसके अंदर 3 प्रकार के संशोधन किए गए थे। सबसे पहला संशोधन जो है वो 1949 को किया गया था। सबसे पहला संशोधन जो है 1949 को किया गया था। दूसरा जो है 1978 को किया गया था, तथा तीसरा जो संशोधन है वो 2006 को किया गया था। तो बाल विवाह के 3 संशोधन हुए थे, 1949 को, 1978 को और 2006 को। 1978 में विवाह की न्यूनतम आयु क्या रखी गई थी? यानी पहले विवाह की जो है वो न्यूनतम आयु जो है वो 18 और 14 थी। पहले कम थी, पहले 15 से जो है वो 15 थी विवाह की आयु। और उसके बाद में जो है वो लड़कों की जो 1978 के अंदर जो विवाह की जो न्यूनतम आयु है वो लड़कों की क्या रखी गई थी? 18 वर्ष रखी गई थी। और लड़कियों की 14 वर्ष रखी गई थी। उसके बाद में जो है वो 2006 में फिर इसमें संशोधन करके जो है वो 2006 में जो है इसमें संशोधन करके क्या न्यूनतम आयु रख दी थी? 21 वर्ष लड़के की और 18 वर्ष लड़कियों की, जो कि वर्तमान में भी यही चलती है। 2006 में नया कानून बनाया गया था, जिसका नाम जो है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 रख दिया गया था। यानी 2006 के अंदर जो है एक नया कानून बनकर आया था, जो 1 अप्रैल 1930 को जो है शारदा एक्ट लागू हुआ था, उसमें संशोधन करके उसका नाम क्या रख दिया था? 2006 के अंदर जो है वो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 रख दिया, जो कि 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ था। यानी बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ था? 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ था। इसके उल्लंघन करने पर जो है वो 2 वर्ष की सजा तथा 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। यानी अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो उससे 2 वर्ष की सजा दी जा सकती है, या 1 लाख रुपए का तथा 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लिया जा सकता है। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो बाल विवाह के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य, यानी बाल विवाह के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर हम बात करते हैं। तो बाल विवाह निवारण के जो है उपाय हम पढ़ चुके हैं। बाल विवाह निवारण के जो है शारदा एक्ट आया था। और बाल विवाह के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, सर्वाधिक बाल विवाह देखो किस तिथि को होता है? तो सर्वाधिक बाल विवाह अक्षय तृतीया को होता है, आखा तीज। और दूसरा जो अगर ऑप्शन आए अक्षय तृतीया ना आए तो फिर पीपल पूर्णिमा को होता है। यानी सर्वाधिक बाल विवाह अक्षय तृतीया को, आखा तीज को, और दूसरा ऑप्शन जो है पीपल पूर्णिमा। भारत का प्रथम लिखित और प्रमाणित बाल विवाह, यानी अगर हम बात करें तो भारत का प्रथम लिखित और प्रमाणित बाल विवाह कब हुआ था? तो किसका हुआ था? तो प्रथम लिखित और प्रमाणित बाल विवाह जो है वो हर्षवर्धन के काल में हुआ था। हर्षवर्धन के काल में देखने को मिलता है। और उसने अपनी छोटी बहन जो है वो राजश्री का विवाह किया था। यानी सबसे पहले जो है वो लिखित और प्रमाणित बाल विवाह हर्षवर्धन के काल में जो है उनकी छोटी बहन जो है वो राजश्री का हुआ था। और कन्नौज के शासक जो है वो ग्रहवर्मन के साथ कराया गया था। यानी सबसे पहला जो है बाल विवाह जो है वो जो प्रमाणित था वो
हर्षवर्धन की जो छोटी बहन है राजश्री का जो है वो कन्नौज के शासक जो है वो ग्रहवर्मन के साथ करवाया गया था। उस समय उनकी आयु जो है 12 वर्ष थी, यानी उनकी बहन की जो आयु है विवाह के समय 12 वर्ष थी। आगे अगर हम बात करें सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ पर होते हैं, यानी वर्तमान समय के अंदर जो सर्वाधिक बाल विवाह की बात करें तो सर्वाधिक बाल विवाह जो है बिहार के अंदर होते हैं। यानी सर्वाधिक बाल विवाह बिहार में होते हैं और न्यूनतम बाल विवाह जो है हिमाचल प्रदेश के अंतर होते हैं। यानी सर्वाधिक बाल विवाह बिहार में होते हैं और न्यूनतम जो बाल विवाह हिमाचल प्रदेश में होते हैं। और अनुसूचित जाति व जनजाति के अंदर अगर जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति व जनजाति के अंदर जो है सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक बाल विवाह जो है वो अनुसूचित जाति व जनजाति के अंतर्गत होते हैं। अच्छा दोस्तों, आज हम जो सामाजिक बुराइयों से संबंधित जो है बाल श्रम को पढ़ चुके हैं, जो कि 1986 के तहत अधिनियम आया था, और बाल विवाह को पढ़ चुके हैं, जो कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के नाम से जाना जाता है वर्तमान में, जो 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ था। तो आज हम इन 2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और बाकी जो बचे हुए सामाजिक बुराई के जो टॉपिक है वो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।